हेलो एवरीवन। इंडियन जियोग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 16वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज़ में हम भारत के प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान, नदी अपवाह तंत्र, भारत के प्रमुख झील, मृदा संरचना, इसके अलावा प्रमुख बांध, प्रमुख द्वीप समूह, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस सीरीज में राज्यवार तरीके से जो महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं इनको देखते चलेंगे। और आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक राज्य के रूप में थे, अब इसको अलग अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त हो गया है। ठीक, तो हम अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित महत्वपूर्ण लोकेशंस की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये याद रखना है कि ये पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, जिसको कि 2019 में 2 हिस्सों में अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यह एक हिंदू राजा का पूरा क्षेत्र हुआ करता था। इनका नाम था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह, इनके बारे में आपने इतिहास की किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा या सुना होगा। राजा हरि सिंह ये इस क्षेत्र के एक जाति या प्रजाति है, कह सकते हैं, डोगरा। जैसे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं या लोकल निवासी हैं उनको अलग नाम दिया जाता है, वैसे ही इस क्षेत्र में डोगरा किंगडम था और इसी डोगरा राज्य के राजा थे हरि सिंह। जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था उस समय राजा हरि सिंह यहाँ पे शासन कर रहे थे। उसके बाद में 15 अगस्त 1947 का दिन था। भारत और पाकिस्तान 2 पृथक राज्य हुए। भारत में ये जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे राजा तो थे एक हिंदू शासक, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जनता जो थी वो मुस्लिम संप्रदाय की थी, मुस्लिम धर्म को मानने वाली थी। तो पाकिस्तान के रूप में जो नया देश निकला, उनका ये मानना था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। ठीक, और उन्होंने विभाजन की सहमति के बाद, मतलब 14 और 15 अगस्त के बाद में इन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इस क्षेत्र में जो इनकी कुछ जनजातियां थी उनको यहाँ पर भेज करके यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिया, इनको पाकिस्तान में मिलाने के लिए। इसके बाद में यहाँ पे जो राजा थे हरि सिंह, इन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से मदद मांगी और इसके बाद में अंततः 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने एक विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया और उसके बाद से आधिकारिक रूप से भारत के पास इस पूरे क्षेत्र का कंट्रोल प्राप्त हुआ। ठीक है, भारत को इस पूरे क्षेत्र का कंट्रोल प्राप्त हुआ। इससे पहले यहाँ पे केवल जम्मू कश्मीर जो है वो न तो पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था, न तो पूरी तरीके से भारत के साथ मिला हुआ था। ठीक है भाई, जब रियासतों का एकीकरण हो रहा था उस समय मैंने बताया था हिस्ट्री में कि सरदार पटेल जो हैं वो सभी रियासतों के राजाओं से आग्रह कर रहे थे कि आप भारत के साथ शामिल हो जाइए, लेकिन जो राजा हरि सिंह थे इन्होंने कुछ सोचने का समय मांगा था, सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा था। और इसी दौरान पाकिस्तान के जो लड़ाके थे जो आदिवासी क्षेत्रों से, इन्होंने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था और उसके बाद में राजा हरि सिंह को समझ में आ गया था कि भारत के साथ विलय करना ही उचित होगा। ठीक है, तो ये पूरी बैकग्राउंड स्टोरी थी। अब इसके बाद हम यहाँ पे हम जो महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं इनको देखते चलेंगे। सबसे पहले ये जो जम्मू कश्मीर, जिसको कि हम वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में जानते हैं, ये एक्चुअली में ये मैप, इसमें भारत का कंट्रोल पूरे क्षेत्र पे नहीं है। जो आपको ग्रीन और येलो कलर में दिखाई दे रहा है, इस पूरे क्षेत्र में भारत का कंट्रोल वास्तविकता में आज के समय में नहीं है। तो भारत का कंट्रोल वाला क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पे आपको कुछ लोकेशंस एक्स्ट्रा मैंने ड्रॉ किए हैं, जैसे कि आपको कुछ लाइंस यहाँ पे दिखाई देंगे इस तरीके से। यहाँ पे समस्या क्या है इसको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। कौन कौन से क्षेत्र में भारत का कंट्रोल क्यों है और कब से है। देखिए, सबसे पहला ये जो पूरा क्षेत्र है इसको
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि पाकिस्तान की तरफ से इनके जो लड़ाके जनजाति थे, ये जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाने के लिए, पाकिस्तान में मिलाने के लिए यहाँ पर घुसपैठ कर दिए थे। तो जब प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जब यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजा, तो एक हद तक, एक सीमा तक ही उनको हम पीछे खदेड़ पाए। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की वजह से यहाँ पे सीज फायर या यूँ कहें कि एक LOC ड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान के लोग इससे आगे नहीं आएंगे और भारत के लोग इससे आगे नहीं जाएंगे। ये जो LOC था, लाइन ऑफ कंट्रोल था, ये अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की वजह से कुछ ऐसे क्षेत्र निर्मित हो गए जो कि पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन LOC की वजह से अब भारत इसके आगे एंटर नहीं कर पाएगा, नहीं कर पा रहा है अभी तक। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है इसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। मतलब बंटवारे के समय ये हिस्सा भारत को प्राप्त हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की घुसपैठ की वजह से अभी ये हिस्सा भारत के कंट्रोल में नहीं है। इसमें भी दो क्षेत्र हैं, एक का नाम है गिलगित और एक का नाम है बाल्टिस्तान। ठीक, ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं गिलगिट, और ये है इसी में ही कुछ हिस्सा है, इसको कहते हैं बाल्टिस्तान। कंबाइंड रूप से इस पूरे क्षेत्र को गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद में इस तरफ ये जो पूरा क्षेत्र एक नैरो पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है आज़ाद कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान वालों ने इसको नाम दिया है आज़ाद कश्मीर। इसके अलावा ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है, पाकिस्तान के लड़ाकों ने इस क्षेत्र में भी कब्जा किया हुआ था, लेकिन जब भारत की जो सेना है इनको पीछे खदेड़ती हुई चले गई, तो इस तरफ तो हमने एक LOC ड्रॉ कर लिया, लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने ये वाला क्षेत्र चीन को दे दिया। ठीक, पाकिस्तान ने जिन क्षेत्रों पे कब्जा किया था उनमें से जो पूर्वी क्षेत्र था, ये हिस्सा इन्होंने चीन को दे दिया और चीन का कंट्रोल इस पे है वर्तमान में। इस क्षेत्र को कहा जाता है अक्साई चीन। ठीक, इस क्षेत्र का नाम क्या है? अक्साई चीन। अब एक बार वापस से ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्षेत्र गिलगिट, ये वाला क्षेत्र बाल्टिस्तान, इस पूरे क्षेत्र को कंबाइंड तौर पे क्या कहते हैं? गिलगिट बाल्टिस्तान, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। ये वाला क्षेत्र आपका क्या कहा जाता है? अक्साई चीन कहा जाता है। इस तरफ का जो क्षेत्र है इसको आज़ाद कश्मीर नाम दिया गया, और वर्तमान में जो भारत के कंट्रोल में जो हिस्सा है वो कितना है? तो वो सिर्फ ये वाला हिस्सा है। ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वर्तमान में, और ये वाला जो हिस्सा हम देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी के रूप में वर्तमान में भारत के कंट्रोल में हैं। ठीक, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस पूरे क्षेत्र में जो भी विवाद होते थे, खास करके इस क्षेत्र में, इसको जम्मू कश्मीर मुद्दे के नाम से उठाया करता था। ठीक, तो भारत सरकार ने क्या किया? इस पूरे क्षेत्र को ही लद्दाख घोषित कर दिया, है ना भाई। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन हम तो इसको भी भारत का हिस्सा मानते हैं, भारत के हिस्से में ही आया था 15 अगस्त 1947 को। तो इस पूरे क्षेत्र को हमने क्या किया? लद्दाख घोषित कर दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच में जब भी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की बात उठाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आता कि जम्मू कश्मीर तो ये वाला क्षेत्र है ना, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी यहाँ पे है, यहाँ पे विवाद है, इसका नाम है लद्दाख। अब लद्दाख कहने से हमको बार बार मंच पे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा पाकिस्तान को। किसी को भी अगर विवादों के बारे में बताना है तो बताना पड़ेगा कि ये पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, बाद में लद्दाख बन गया, इस तरीके से उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यक्ति हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े लीडर हैं, उनको इतनी डिटेल्स की जानकारी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर के नाम को सुरक्षित करने के लिए भी कह सकते हैं कि एक उपाय किया गया कि इस पूरे क्षेत्र को लद्दाख के क्षेत्र में घोषित कर दिया गया, है ना। और यहाँ पे
ये कह सकते हैं कि सरकार की एक स्ट्रेटेजी भी थी और ज़रूरत भी थी। भारत के सिक्योरिटी पर्पस से यह एक ज़रूरत भी थी, कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने भारत के भौगोलिक प्रदेशों की चर्चा करते हुए आपसे कुछ पर्वतों की चर्चा की थी। सबसे पहले यहाँ पे काराकोरम, फिर लद्दाख रेंज, उसके बाद में जास्कर पर्वत श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन सभी की चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद में एक नदी की भी चर्चा किए थे, श्योक नदी, और उसके अलावा यहाँ पे सिंधु नदी, इंडस रिवर। ठीक, इन सभी नदियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ये जो गिलगिट क्षेत्र है, यहाँ पे अमेरिका का एक वायुसैनिक अड्डा भी है। अब वायुसैनिक यूएसए वर्तमान में देखें तो भारत का एक महत्वपूर्ण साथी है। उनका जो वायुसैनिक अड्डा है वो यहाँ पे कैसे आ गया? तो कुछ समय पहले तक जब भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हुआ करते थे, उस दौरान भारत और अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो इस क्षेत्र में पाकिस्तान ने अमेरिका को एक वायुसैनिक अड्डा बनाने का न्योता दिया था और यहाँ पे जगह प्रोवाइड किया था। इसी वजह से काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में अमेरिका का एक सैनिक अड्डा है। ठीक है, खासकर ये जो गिलगिट वाला क्षेत्र है, यहाँ से इस तरफ तो बाल्टिस्तान आ जाता है, ये वाला क्षेत्र गिलगिट वाला है। ठीक है, तो गिलगिट क्षेत्र में अमेरिका का वायुसैनिक अड्डा यहाँ पर उपस्थित है। ठीक, इसके बाद में एक और नाम हमने पढ़ा था यहाँ पे, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट K2। ठीक, ये जो माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, ये यहीं पे है। ठीक, माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस पूरे हिमालयन रेंज में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। ठीक, लेकिन भारत में उपस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन। 8611 किलोमीटर इसकी हाइट है, 8611 मीटर, लगभग 8.5 किलोमीटर के आसपास। ठीक, इसके बाद में यहाँ पे इसी क्षेत्र में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस दिखाई देंगे, जैसे कि एक लोकेशन है कारगिल। यहाँ पे 1999 में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पे अधिकार करने के लिए पूरी फोर्स तैनात कर दी थी। ठीक है, इस क्षेत्र में पूरे पाकिस्तानी फौज को तैनात कर दिया गया। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल का युद्ध आप सुनते हैं, कब हुआ था? 1999 में। ये हिस्सा तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता ही है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरा का पूरा पाकिस्तान कब्जा लिया जाए। तो कारगिल पे उन्होंने, जम्मू कश्मीर में उन्होंने चढ़ाई करना शुरू किया, और भारत की जब फोर्सेस को ये पता चला तो कारगिल तक भारत की सेनाएं भी पहुंच गई, और अंततः इसी कारगिल वाले क्षेत्र में 1999 का युद्ध हुआ, जिसको कि हम 1999 का कारगिल युद्ध या कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस युद्ध में अंततः भारत की विजय हुई थी। ठीक है, तो कारगिल कहाँ पे है? देखिएगा, लद्दाख वाले क्षेत्र में है। आप यूँ कह सकते हैं कि लगभग पश्चिमी लद्दाख में कारगिल क्षेत्र उपस्थित है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक है नंगा पर्वत। अब ये नंगा पर्वत कहाँ क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके बारे में मैंने बताया था कि जो वृहद हिमालय है, इसका जो सबसे पश्चिमी सिरा है, कहाँ से शुरू होता है? ये होता है नंगा पर्वत से। इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है? आप देखेंगे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो दक्षिणी क्षेत्र है, वहीं पे बसा हुआ है नंगा पर्वत, वहीं पर स्थित है नंगा पर्वत। ठीक है, इसके बाद में ये वाला क्षेत्र आपका हो गया अक्साई चीन। यहीं पे ये जो छोटा सा एक घाटी आप देखेंगे, इसको कहा जाता है सक्शाम वैली। इसको कहा जाता है सक्शम वैली या सक्शाम घाटी। इसमें बस लोकेशन याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ ले कि सक्शम वैली किस क्षेत्र में स्थित है, तो यह वर्तमान लद्दाख में और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में उपस्थित है। इसके अलावा ये वाला क्षेत्र जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? आपका जो लद्दाख क्षेत्र का जो उत्तरी हिस्सा है,
यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर उपस्थित है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे एक नाम आपको दिखाई दे रहा है, दौलत बेग। ये उत्तरी क्षेत्र में सबसे अंतिम एयरपोर्ट है भारत का। कहाँ पे है? लद्दाख क्षेत्र में। अगला है लेह। लद्दाख की कैपिटल है लेह और साथ ही यहाँ पर एयरपोर्ट भी है। लद्दाख की कैपिटल भी है और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है लद्दाख के लिए। इसका नाम क्या है? लेह। नेक्स्ट है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं, ये जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। याद रखिएगा, अब यह एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त है। तो जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं जो कि आपको देखने चाहिए। अगर हम बिल्कुल उत्तर की तरफ से शुरू करें तो एक लोकेशन है कुपवारा। इन सभी के नाम आप कभी ना कभी न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, सुनते हैं। ठीक, स्ट्रेटेजिक या सिक्योरिटी पर्पस से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यह लोकेशन याद रखिएगा, कुपवारा। इसके नीचे उरी, ये नाम तो ज़रूर आप सभी ने सुना होगा। उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका उरी। कहाँ पे है? लगभग पश्चिमी जम्मू कश्मीर यूटी में। उसके बाद में ये लोकेशन है पुंछ। यह भी सिक्योरिटी पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पूरा का पूरा वेस्टर्न एरिया है, पश्चिमी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, यह सिक्योरिटी पर्पस से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से होने वाली जो घुसपैठ है, आतंकी घुसपैठ है, वो सभी इसी क्षेत्र से होती है। ठीक है, तो इसीलिए कुपवारा हो गया, उरी हो गया, पुंछ हो गया, ये न्यूज़ में इसलिए रहते हैं क्योंकि शुरुआती जो घटनाएं हैं, जो आतंकी घटनाएं हैं, पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए जो आतंकवादी हैं, वो यहीं कहीं पे सबसे पहले कोई ना कोई कांड करते हैं। ठीक, तो इसी वजह से ये सभी क्षेत्र न्यूज़ में रहते हैं। तो कुपवारा हो गया, उरी हो गया, पुंछ हो गया। इसके अलावा ये क्षेत्र, इसका नाम है बारामूला। इसको हम कहते हैं बारामूला। ठीक, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक और नाम महत्वपूर्ण है, इसका नाम है बारामूला। ये जो बारामूला है, इस क्षेत्र में काफ़ी सारे पर्वत भी हैं और यूँ कहें कि इस क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति बहुत ज़्यादा तीव्र है। इसी वजह से जब इस क्षेत्र से कोई वायुयान गुजरता है तो उसके निडल्स या उसमें जो दिशा सूचक यंत्र होते हैं वो डिफ्लेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो बारामूला अपने चुंबकीय क्षेत्र की वजह से महत्वपूर्ण है। अगला है श्रीनगर। श्रीनगर और एक लोकेशन है यहाँ पे जम्मू। अब आप याद रखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था उसमें दो राजधानी हुआ करता था, एक है जम्मू और एक है श्रीनगर। गर्मी के दौरान श्रीनगर को राजधानी बनाया जाता था और ठंडी के दौरान जब इस पूरे क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र बर्फ से ढक जाता था, उस समय जम्मू को राजधानी के रूप में यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये दोनों ही अभी भी राजधानी है, जम्मू और श्रीनगर। अगला है गुलमर्ग। ये गुलमर्ग आप देख रहे हैं। गुलमर्ग एक पर्यटन स्थल है। इसका नाम आपको हमेशा किताबों में या न्यूज़ में सुनाई देता है कि गुलमर्ग में पर्यटकों की संख्या अचानक बढ़ गई है, इस तरीके से। ठीक है, तो गुलमर्ग कहाँ पे है? इसी पश्चिमी जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। श्रीनगर के बारे में तो बताया ही था मैंने, श्रीनगर यहाँ पे है और श्रीनगर की स्थापना किसने करवाया था? इसकी स्थापना करवाया था सम्राट अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में अमरनाथ की गुफाएं। आपको पता ही है कि अमरनाथ की यात्रा किस भगवान के लिए की जाती है? तो शिव जी के लिए ये जो पूरी यात्रा है की जाती है। तो ये जो अमरनाथ गुफाएं हैं ये धार्मिक आस्था का केंद्र है, भगवान शिव को समर्पित हैं अमरनाथ। नेक्स्ट है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी भी
एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, एक पर्यटन केंद्र है, इसके बारे में भी आप सुनते होंगे। तो इसकी लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे है। यह है लगभग दक्षिणी जम्मू कश्मीर में, ठीक है, दक्षिणी जम्मू कश्मीर के आसपास है वैष्णो देवी। इसके अलावा कुछ क्षेत्र जो स्किप हो गए हैं, एक है पुलवामा। पुलवामा के बारे में आपने नहीं सुना होगा, पुलवामा अटैक, ठीक है, यहाँ पे आतंकियों ने घुस करके हमारे कुछ सेना पर हमला किया था, तो पुलवामा अटैक बड़ा फेमस था। उसके अलावा राजौरी, यहाँ पे भी आतंकी घटनाएं सामने आते रहती हैं। और एक है अखनूर, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये आतंकी गतिविधियों की वजह से न्यूज़ में रहता है, ठीक। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी चर्चा आज के वीडियो में हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में किया है। सबसे पहले लद्दाख क्षेत्र में गिलगिट, ये क्षेत्र बाल्टिस्तान, इसको कहा जाता है सक्शाम वैली। ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पे है आपका सबसे लास्ट एयरपोर्ट दौलत बेग एयरपोर्ट। इसके अलावा ये जो पूरा क्षेत्र है अक्साई चीन कहा जाता है। ये पूरा एरिया आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। इसको हम कहते हैं लेह। लेह लद्दाख की राजधानी भी है और इस क्षेत्र में एक एयरपोर्ट भी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे इस क्षेत्र में एक झील है, इसका नाम है पेंगोंग सो झील। झील वाले टॉपिक में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है, पेंगोंग सो झील, ठीक है। कहाँ पे है? भारत और चीन के बॉर्डर पर। आधा इसका हिस्सा चीन या तिब्बत में है, आधा हिस्सा इसका भारत में है। तो पेंगोंग सो झील ये भी इसी लद्दाख क्षेत्र में आता है। उसके बाद में नंगा पर्वत, यह बृहद हिमालय का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। कारगिल की चर्चा किया हमने, 1999 का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का। उसके बाद में ये जो पूरा बेल्ट है आतंकी गतिविधियों वाला क्षेत्र है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पश्चिम की तरफ जो क्षेत्र है आतंकी गतिविधियों वाला क्षेत्र है, इसमें एक है कुपवारा, उरी, पुंछ, राजौरी, अखनूर। इन सभी क्षेत्रों में सेना की बहुत ज़्यादा तैनाती रहती है, इसीलिए न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। जो शुरुआती आतंकी गतिविधियां हैं वो यहीं पे डिटेक्ट कर ली जाती हैं। उसके बाद में बारामूला, पुलवामा और उरी, यहाँ पे जो घटनाएं हैं ये हमेशा न्यूज़ बहुत बड़े स्तर पर न्यूज़ में रही थी। उसके बाद में श्रीनगर और जम्मू, ये दोनों कैपिटल हैं। ठंडी के समय में जम्मू को कैपिटल बनाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में ठंडी ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पे बर्फ़ जम जाता है। बर्फ़ जमने से जो मार्ग है यातायात के वो अवरुद्ध हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, इसीलिए ठंडी के समय में जम्मू को राजधानी बनाते हैं और गर्मी के समय में श्रीनगर को राजधानी बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गुलमर्ग और सोनमर्ग ये सभी पर्यटन क्षेत्र हैं। अमरनाथ गुफाएं और वैष्णो देवी ये सभी धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, ठीक। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बारे में ये सभी महत्वपूर्ण बातें थी जिसकी चर्चा मैंने आपसे कंप्लीट किया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ दर्रे या पास के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। कौन कौन से दर्रे हैं इस क्षेत्र में? बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, लद्दाख वाले क्षेत्र में भी कुछ दर्रे हैं और कुछ पर्वत भी हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये 3 पर्वत हैं और इन्हीं पर्वतों के बीच से कुछ दर्रे हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे कि इस क्षेत्र में, यहाँ पे और इस क्षेत्र में, इन एरियाज़ में कुछ दर्रे इस तरफ भारत और चीन को जोड़ने वाली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे दर्रे हैं। दर्रे वाला टॉपिक में मैंने इन सभी पासेस के नाम आपसे डिस्कस किए थे। कौन कौन से दर्रे थे? एक तो बुर्जिल दर्रा हमने पढ़ा था, इसके अलावा जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, एक काराकोरम दर्रा भी हमने देखा था, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इन सभी का लोकेशंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम किसी दूसरे राज्य के साथ में अपना डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।